दोस्तों दिस इज शुभम और सिनॉप्सिस आईएएस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रीलिम्स को किस तरीके से ब्रेक किया जाए, हाउ टू क्रैक प्रीलिम्स, एंड टुडे आई विल बी शेयरिंग माय स्ट्रेटजी विच हेल्प मी टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 6 times इन a row। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम 2016 का पेपर लेंगे और एक एक करके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे और एक एक करके हम देखेंगे कि किस तरीके से, अगर इफ़ यू नो नथिंग अबाउट एनी टॉपिक देन ऑल्सो यू कैन ईजिली सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सीरीज का नाम है मेंस सीट गारंटी प्रोग्राम और मैं आपको इस दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई अगर आपने सही तरीके से फॉलो करी तो आपकी मेंस में अपीयर होने के लिए जो सीट है वो बुक है। ठीक है, सीट की बुकिंग की गारंटी मैं आपको देता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। विथ रेफरेंस टू LIFI, ठीक है, रिसेंटली इन द न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। LIFI यानी कि लाइट फिडेलिटी, जैसे वाईफाई होता है इसको बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी, वैसे ही लाइफाई होता है लाइट फिडेलिटी। ठीक है, तो लाइट फिडेलिटी आजकल करंटली न्यूज में है, इसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला बोला है इट यूजेज लाइट एज अ मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, ओके। इट इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई। अब जैसा कि मैंने बताया है, आपने इससे पहले 2013 का पेपर मैंने डिस्कस किया, 14 का डिस्कस किया, ठीक है, 15 का डिस्कस किया। तो ये पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखे 13, 14, 15 वाले सेम सीरीज में तो वो पहले देख लेना, फिर उसके बाद यहां पर आना। ठीक है, डायरेक्टली 2016 वाले पे जंप मत करना। तो कहने की बात यह है कि लाइट फिडेलिटी की मैं बात कर रहा हूं और जैसा कि मैंने बताया था कि ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है तो इसकी अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पोटेंशियल। ठीक है, तो सारे इसके ऑप्शन सही होंगे। गेटिंग इट? फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के लगभग सारे ऑप्शन सही होते हैं क्योंकि ये इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, ये हमेशा पुरानी वाली टेक्नोलॉजी से बेहतर होगी। तो वाईफाई से काफी ज्यादा इसकी स्पीड होगी, ये पक्की बात है। और लाइट को यूज करती है एज अ मीडियम ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ये भी बात सही है क्योंकि अगर वाईफाई के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो इसका पूरा नाम है लाइट फिडेलिटी। ठीक है, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होगी उसके सारे ऑप्शन जनरली सही होते हैं क्योंकि वो एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हिस्ट्री से अगला सवाल आ रहा है, हिस्ट्री से। इसमें पूछ रहा है कि कृष्णदेव राय जो विजयनगर के राजा थे उनके बारे में, उनके राज्य के टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर सवाल पूछा गया है। तो रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव राय रूलर ऑफ विजयनगर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला सवाल, पहला ऑप्शन है कि टैक्स रेट ऑन द लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी ऑफ द लैंड। ठीक है, जितनी उपजाऊ जमीन होगी उस पे उस हिसाब से टैक्स लगेगा। दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप्स, ठीक है, जिनके पास प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनको इंडस्ट्री टैक्स देना होता था। अब देखिए, आपने कितनी भी हिस्ट्री पढ़ी हो, इतना डिटेल में कौन पढ़ पाता है। जनरली हम जब विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं तो विजयनगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ना कि वहाँ के रूलर के बारे में। फिर आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो 100% आपको ये क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे? तो एक बेसिक कॉमन सेंस बताऊंगा। कृष्णदेव राय एक अच्छे राजा थे, ठीक है, ही वॉज अ गुड किंग, आपको पता ही होगा। तो जब अच्छा राजा है, इस एक कुशल शासक थे। तो कुशल शासक क्या करता है, कुशलता से अपने शासन को आगे ले जाता है। तो जब अच्छा राजा है तो टैक्स को ऐसे ब्लाइंडली यूनिफॉर्म टैक्स नहीं रखेगा, जो जितना ज्यादा दे सकता है, जिसकी जमीन जितनी उपजाऊ है उस हिसाब से वो टैक्स भरेगा। तो ये पॉजिटिव, ही वॉज अ गुड किंग, तो ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है उनके शासनकाल का। फिर प्राइवेट ओनर से टैक्स लेते थे, जो भी, ये भी एक तरीके से पॉजिटिव चीज है क्योंकि एक महाराजा जितना अच्छे तरीके से टैक्स वसूलेगा उतने अच्छे तरीके से वो रूल कर पाएगा, क्योंकि शासन में वेलफेयर के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, गरीबों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अब ये देखिए, ये पॉजिटिव थी चीज थी और ये दोनों ही पॉजिटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा। इसका ऑप्शन का जो सही जवाब होगा वो होगा 1 and 2 बोथ। ठीक है, सिंपल, बहुत आसान था, कर लिया, बिना पढ़े बिना कोई कुछ जाने, कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया।
चलिए सेम उसी चीज को इस्तेमाल करते हैं अगले क्वेश्चन में। पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इससे रिलेटेड जिसको बोलते हैं UNCCD, ठीक है, UNCCD, उससे रिलेटेड 3 ऑप्शन पूछे गए हैं। इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसमें जो शब्द हैं शब्दों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको मान लीजिए UNCCD के बारे में नहीं आइडिया है, उसके इनिशिएटिव्स के बारे में नहीं आइडिया है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप शब्दों पे ध्यान दीजिए, इनोवेटिव अप्रोच की बात कर रहा है, ठीक है, फिर पार्टनरशिप्स की बात कर रहा है, लोगों को एक साथ लेकर, देशों को एक साथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से पार्टिसिपेटिव मॉडल है, एक तरीके से इनोवेटिव मॉडल है। तो ये देखिए, इसमें कोई भी बात दावे के साथ नहीं की जा रही है, इसमें कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, इनोवेटिव वर्ड है, पार्टनरशिप है। मैं जैसे बता देता हूं, अगर किसी भी ऑप्शन में इस तरीके के शब्द हों, इनोवेटिव, पार्टनरशिप, ठीक है, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, होलिस्टिक, सस्टेनेबल, ये जो इस तरीके के वर्ड होते हैं, जो भारी भारी शब्द अगर ऑप्शन में मिलेंगे आपको, तो वो ऑप्शन सही होगा, उसकी बात मैं गारंटी लेता हूं और मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूं। तो इनोवेटिव शब्द इसमें है, पार्टनरशिप की बात की गई है, तो ये सही होगा। फिर इट हैज अ स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन्स एंड इट्स सेक्रेटरिएट फैसिलिटेट द एलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू दीज रीजन्स, ठीक है। चलो, अभी ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग डाउटफुल कैटेगरी में रखते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमें लग रहा है कि सही है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही, यानी कि बी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब ये वन सब में है, ठीक है, वन सब में है। और अगर आप देखें तो अगला पॉइंट देखना पड़ेगा ताकि हम इस चीज को एलिमिनेट कर सके। इट इज कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच इनकरेजिंग पार्टनरशिप ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। एक बॉटम अप अप्रोच है जहां पे जनता को मिलाकर, सिटीजन्स को मिलाकर, देश के लोगों को मिलाकर हम डेजर्टिफिकेशन की समस्या से लड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये ऑप्शन भी सही है, यानी कि 1 और 3 सही है। तो हमारा क्या एलिमिनेट हो गया, 1 हट गया, ऑप्शन ए हट गया, बी हट गया, ठीक है, और 2 हमारा तो जो है 1 और 3 सही है। अब दिक्कत फंसती है कि 1 और 3 होगा या 1 2 3 होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। अब यहां पर हमारा मामला जाता है 50-50, 50-50। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है, सही या गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो है 50-50। तो अब यहां पर भी ध्यान दे सकते हैं, स्पेशल की बात की जा रही है, पर्टिकुलर, बहुत ही एक थोड़ा सा असर्टिव सा स्टेटमेंट है। कोई बात दावे के साथ कही जा रही है कि भाई पर्टिकुलरली सिर्फ इसी एरिया पर फोकस करने की बात कही जा रही है, तो इसलिए इसके गलत होने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहां पर असर्टिव कोई स्टेटमेंट की बात की जा रही है कि भाई इसी एरिया पर ज्यादा फोकस करने की बात की जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है वो उसके सही होने की जो संभावना है वो थोड़ी सी कम है। तो हमारा बचा 1 और 3, यानी कि सी विल बी आवर राइट आंसर, एंड इस वजह से इसका जो आंसर हो गया सी हो गया। सिंपल, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आराम से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना इसको जाने हुए भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी IMFC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये तो पढ़ा नहीं है भाई, IMFC क्या बला है, फिर भी चलिए, नहीं पढ़ा है फिर भी हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे देखते हैं। तो IMFC डिस्कसेस matters of concern affecting global economy and advises the IMF on the direction of its work। एडवाइस कर रहा है, कोई हुक्म नहीं दे रहा है, सलाह दे रहा है, डिस्कस कर रहा है, मैटर को डिस्कस कर रहा है, डिसाइड नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी दावे के साथ बात नहीं कही जा रही है, सलाह देना, डिस्कस करना, ठीक है। तो बहुत ही माइल्ड से स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी बात असर्टिव तरीके से नहीं कही जा रही है, दावे के साथ नहीं कही जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट होने की, सही होने का, पहला ऑप्शन सही होने की संभावना बहुत ज्यादा है। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज एन ऑब्जर्वर इन दीज मीटिंग्स। अब ऑब्जर्वर के रूप में कोई भी वर्ल्ड बैंक किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर यहां पर दे देता कि वर्ल्ड बैंक
ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक के अंडर में काम करती है, अगर ऐसा स्टेटमेंट होता है, या ये बोलता कि वर्ल्ड बैंक इसका मेंबर है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो डायरेक्शन देता है उसी को ये आईएमएफसी फॉलो करता है, तो इसके गलत होने की संभावना ज्यादा होती। लेकिन यहां पर भी कह रहा है कि भाई ऑब्जर्वर के रूप में वहां पर जा सकता है, बैठ सकता है, डिस्कस कर सकता है चीजों को, ठीक है। कोई बात दावे के साथ पॉइंट नंबर 2 में भी नहीं कही जा रही है, तो इसके भी सही होने की संभावना ज्यादा है और इस पॉइंट के भी सही होने की संभावना ज्यादा है। इस वजह से जो हमारा राइट आंसर होगा दैट विल बी सी। ठीक है, समझ में आ रही है जो मैं बात आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें डिस्कस करने की बात की जा रही है, डायरेक्शन देने की बात नहीं कही जा रही, डिस्कस करने की। तो एक कर सकते हैं भाई, डिस्कस करना तो कोई बड़ी बात है नहीं। फिर एडवाइस करने की बात की जा रही है, सलाह देने की बात की जाए, तो ये सारे माइल्ड स्टेटमेंट है। यहां पे पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है, ऑब्जर्वर के रूप में पार्टिसिपेट करने की बात की जा रही है, तो ये भी सही हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा सी। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब एक नई चीज इसमें बताता हूं, नया ट्रिक। अक्सर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन दिया है मिडाइवल हिस्ट्री, तो सिद्धा, जिनको हम सितारा भी कहते हैं, तमिलनाडु रीजन में एक मोनोथीस्टिक और आइडोलेटरी के खिलाफ, मूर्ति पूजा के खिलाफ ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एक कल्ट है जो काम करता है। ठीक है, तो जनरली आपने अगर थोड़ा बहुत भी भक्ति मूवमेंट पढ़ा होगा, तो जितने भी भक्ति के मूवमेंट के मैक्सिमम लोग थे, ठीक है, उन्होंने आइडोलेटरी के खिलाफ बात कही थी। ठीक है, मूर्ति पूजा के खिलाफ बात कही थी, तो ये बात लगभग सही होने की संभावना ज्यादा है। फिर दूसरा है कि लिंग्यात ऑफ कन्नड़ा रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की। ठीक है, दे क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की। इसमें अब देखिए, लिंग्यात के बारे में अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो फिर भी इतना आइडिया होगा कि जितने भी हिंदुइज्म से रिलेटेड सेक्ट थे, उन्होंने जात पात के भेदभाव को नकारा था। तो ये वाला पॉइंट सही है, रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की। ठीक है, ये वाला पॉइंट सही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इन्होंने रीबर्थ की थियरी को के ऊपर सवाल खड़े किए थे या उसको एक्सेप्ट किया था। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी स्टेटमेंट तब सही होता है जब दोनों पॉइंट सही होते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कास्ट हायरार्की वाला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है ये सही है, ठीक है, तो ये भी सही होगा ही होगा, तभी जाके ये पूरा कंप्लीट सही स्टेटमेंट होता है। कभी भी एक पॉइंट सही होके दूसरा वाला पॉइंट गलत जो है गलत यूपीएससी फ्रेम नहीं करती है कि भाई ये वाला पॉइंट गलत कर दें और ये वाला पॉइंट जो है सही डालते हैं। अगर आपको 3 पॉइंट दिए गए, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर सवाल ये दिया गया है कि इसमें से कौन से शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट हैं, ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि मान लीजिए मीथेन, ठीक है, फिर कार्बन, HFC। अगर आपको लगता है कि मीथेन तो शॉर्ट लिव्ड है, कार्बन भी शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन HFC के ऊपर आपको डाउट है, तो अगर तीनों एक साथ दिए गए हैं कि मीथेन, कार्बन एंड HFC आर शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट, तो अगर ये दोनों ऑप्शन सही अगर आपको लगते हैं तो HFC भी शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट ही होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो सेम वे अगर यहां पर थियरी ऑफ अगर वो कास्ट हायरार्की को अगर रिजेक्ट करते हैं और सेम स्टेटमेंट में दूसरा पॉइंट भी दिया गया है कि थियरी ऑफ रीबर्थ को उन्होंने सवाल उसके ऊपर खड़े किए थे, उसको भी नकारा था बेसिकली थियरी ऑफ रीबर्थ को, तो दोनों पॉइंट सही होंगे। मैंने एक्चुअली जब मैं 2016 में सॉल्व कर रहा था तो मैंने गलत कर दिया था। मुझे ये वाला तो चीज पता था कि भाई कास्ट हायरार्की को उन्होंने रिजेक्ट किया था, जात पात का भेदभाव नहीं मानते थे, क्योंकि जितने भी भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड उस समय के जितने भी वो थे कल्ट थे, वो सारे कास्ट हायरार्की को नकारते थे, जात पात के भेदभाव को, छुआछूत को, ये लोग नकारने वाली बात करते थे। ठीक है, तो ये वाला जब पॉइंट सही है तो ये वाला भी पॉइंट सही होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो ये वाला पॉइंट भी सही हो गया, ये वाला पॉइंट भी सही हो गया और हमारा ऑप्शन आ गया सी। ठीक है, आसान था। चलिए इसको नोट कर लेना जो मैंने अभी चीज बताई। ठीक है, रजिस्टर में मैं बार बार बोलता हूं कि इसको कथा की तरह नहीं सुनेंगे, रजिस्टर पे इसको नोट करते जाएंगे जो भी चीजें मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, और एग्जाम की एक रात पहले इसको एक बार इस पे ये कान खोल के अपने दिमाग में घुसेड़ लेंगे इस बात को, नहीं तो फिर से आपने अगर रिवाइज नहीं किया जो बातें मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, एग्जाम में आप फिर से वही
अपने नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसका ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखेंगे, तभी जाकर हम बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सवाल पूछ रहा है। तो इस स्कीम के अनुसार किसानों को यूनिफॉर्म प्रीमियम देना होगा एट 2% फॉर एनी क्रॉप एनी सीजन। हर फसल के लिए, हर सीजन की फसल के लिए यूनिफॉर्म प्रीमियम देना होगा। तो ये बात क्या कही जा रही है? दावे के साथ कही जा रही है। ठीक है, चाहे कोई भी सीजन हो, चाहे कोई भी फसल हो, सबके लिए 2% प्रीमियम होगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ऐसा। लेकिन अंधेर नगरी तो है नहीं, मोदी जी का शासन है। ठीक है, तो यहां पर बात जो है असर्टिव तरीके से कही जा रही है कि हर सीजन के लिए, हर फसल के लिए। तो ये जो पॉइंट है गलत होगा। फिर दिस स्कीम कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन एंड अनसीजनल रेन्स। तो जैसा कि मैंने बताया है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है वो हमेशा पॉजिटिव उसके एस्पेक्ट के ऊपर ऑप्शन सेट किया जाता है। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं सेट किया जाएगा जो गवर्नमेंट स्कीम को बैड लाइट में दिखाए या प्रस्तुत करे। गेटिंग इट? तो गवर्नमेंट स्कीम को यहाँ पर पॉजिटिव तरीके से दिखाए जाने की बात कही जा रही है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो पहला वाला हो गया गलत, ठीक है, पहला वाला हो गया गलत और दूसरा वाला हो गया सही। तो हमारा जो ऑप्शन आ गया बी। सिंपल, याद रखेंगे गवर्नमेंट स्कीम को हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उसके पूछता है, और अगर कोई भी बात दावे के साथ कही जा रही है तो उसका वो गलत होगा। तो हो गया इसका ऑप्शन बी। सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन accords the status of globally important agriculture heritage system GIAHS, ठीक है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम्स के लिए, जहां पर परंपरागत तरीके से कृषि होती है, उसको वो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम का दर्जा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देती है। अब इसका गोल पूछ रहा है कि इस इनिशिएटिव का गोल क्या है। तो पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट्स टू लोकल कम्युनिटीज फॉर आइडेंटिफाइड GIAHS सो दैट टू ग्रेटली इनहेंस देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो कॉमन सेंस ये यूज करना है कि जब ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, परंपरागत, उसमें अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी घुसेड़ देंगे तो फिर वो उसकी जो खास बात है, उसके परंपरागत होने की जो खास बात है, वही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली मान लीजिए कि आपका हैंडलूम सेक्टर है, ठीक है, तो हैंडलूम सेक्टर को अगर आपको बचाना है तो ऐसा आप नहीं बोलेंगे कि हैंडलूम सेक्टर से हम पावर लूम सेक्टर में उसको तब्दील कर देंगे, टेक्नोलॉजी डाल देंगे, क्योंकि उसकी खासियत ही है वो हाथ से बना हुआ है। ठीक है, खादी खादी है मान लीजिए, तो खादी में आप ये नहीं बोलेंगे भाई खादी से हमें कॉटन में या लिनन में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी खासियत क्या है, वो खादी है। ठीक है, वैसे ही इस एग्रीकल्चर सिस्टम की खासियत क्या है कि वो ट्रेडिशनल है, वो परंपरागत है, जहां पे ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल होता है कृषि के लिए, तो वहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं घुसेड़ेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। तो हमारा ए और डी हट गया। अब बचा बी और सी। तो अब देख रहे हैं कि टू तो कॉमन है, तो टू पे हम फिर फोकस नहीं करेंगे, अब थर्ड पे आएंगे। तो टू प्रोवाइड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू ऑल द वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन दिस एरियाज। ऑल द वेराइटीज, यहां पर बात दावे के साथ कही जा रही है कि सबको दे देंगे, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो गया हमारा गलत, हमारा बचा 2 पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। आप बी को एक बार पढ़ भी लेना, ऐसा नहीं है कि आंख मूंद के बी कर देना, एक बार देख लो इसको। टू आइडेंटिफाई, अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। टू आइडेंटिफाई एंड सेफगार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस एंड देयर एसोसिएटेड लैंडस्केप एग्रीकल्चर, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की बात की जा रही है, लोकल कम्युनिटीज की बात की जा रही है। तो आप देख रहे हैं शब्दों को, देखिए इको फ्रेंडली अप्रोच की बात की जा रही है, इको फ्रेंडली अप्रोच की, ट्रेडिशनल अप्रोच की, बायोडाइवर्सिटी को बचाने की, लोकल कम्युनिटीज को पार्टिसिपेट कराने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके के जो शब्द किसी भी ऑप्शन में होते हैं तो वो सही ही सही होता है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो आप देखिए इसका ऑप्शन आ गया बी। सिंपल था, बिना कुछ जाने भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी पेपर, आप बिना नॉलेज के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नॉलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आई एम नॉट डिनाइंग इट,
नॉलेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो आपका कॉमन सेंस डेवलप होता है, ठीक है, जो आपकी मेटा नॉलेज डेवलप होती है वो आपके नॉलेज के ऊपर ही डेवलप होती है। अब ये बात कहां से आई? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल है तो उसमें मॉडर्न नहीं घुसेड़ेंगे। आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ये कॉमन सेंस डेवलप होता है। विदाउट नॉलेज आपका कॉमन सेंस डेवलप नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उस नॉलेज से के थ्रू एक्वायर किए हुए कॉमन सेंस को हमें यहां पर यूज करना है, ठीक है। तो इसका हो गया बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, अक्सर हम न्यूज में देखते हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब क्या है? तो पहला है कि इट इज अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक्स ब्रांचेस, जिससे कस्टमर को वो सुविधा मिलती है कि वो अपने अकाउंट को किसी भी ब्रांच, ठीक है, ब्रांच के नेटवर्क से अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। तो अब देखिए ये एक सरकारी स्कीम है, ठीक है, सरकारी एक इनिशिएटिव है, तो हमेशा ये पॉजिटिव होगा, कस्टमर के हित में है कि भाई अगर मान लीजिए एसबीआई का उसके पास कार्ड है तो वो आईसीआईसीआई बैंक से भी पैसे विड्रॉ कर सके, कस्टमर की सहूलियत के लिए है, यानी कि एक अच्छी चीज है, तो पॉजिटिव है। समझ में आ रही बात? तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। कोर बैंकिंग सोल्यूशन के माध्यम से आरबीआई का कंट्रोल बैंकों पर बढ़ जाएगा। देखिए कंट्रोल एक नेगेटिव वर्ड है, अगर कंट्रोल की जगह पर यहां पर होता रेगुलेशन, कि ज्यादा बेहतर तरीके से आरबीआई बैंकों को रेगुलेट कर पाएगी, ओवरसाइट की बात होती, उन पर निगरानी रख पाएगी, उनको रेगुलेट कर पाएगी, तब भी ऑप्शन सही होता है। यहां पर बोला कंट्रोल कर लेगी, उनको दबा के अपने अंडर उनके ऊपर कब्जा कर लेगी, ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो जनरली सरकारी कोई भी ऐसा इनिशिएटिव होता है तो ये नेगेटिव टर्म है, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो ये हो गया सही, ये हो गया गलत। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 गलत है लग रहा है तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हमारा सही है ही, तो अब बचा थर्ड वाला पॉइंट। अब थर्ड वाले पॉइंट पर देखते हैं। इट इज अ डिटेल्ड प्रोसीजर बाय विच अ बैंक विथ ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज टेकन ओवर बाय अनदर बैंक, कि एक प्रोसीजर है जिससे कोई बैंक में जिसके बहुत ज्यादा एनपीए है उसका टेक ओवर हो जाएगा। ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग, ह्यूज शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी एक गलत चीज लग रही है, ये भी कुछ जच नहीं रहा है ये ऑप्शन, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा गलत, हमारा ऑप्शन आ गया 1, यानी कि ए विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेट मीटरिंग, अक्सर हम न्यूज में पढ़ते हैं, ये नेट मीटरिंग क्या है? तो अब ऑप्शन दिया है, अब मुझे तो कुछ पता नहीं है, ठीक है, मुझे मान लो नहीं आता है, मैंने नहीं सुना है न्यूज में नेट मीटरिंग क्या होती है, इतना कौन डिटेल में पढ़ता है नेट मीटरिंग। अब फिर अगर हमें कुछ नहीं पता है तो हम कैसे इस आंसर को गेस करेंगे, वो चलिए देखते हैं। तो प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, ठीक है। फिर दूसरा है यूज ऑफ पाइप्ड नेचुरल गैस इन किचन एंड हाउस होल्ड। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ सीएनजी किट्स इन मोटर कार्स, इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर मीटर्स इन अर्बन हाउस होल्ड। तो अब देख रहे हैं कि यूपीएससी के, देखिए कुछ यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक होते हैं, जिसमें एक है सोलर एनर्जी। तो जो क्वेश्चन फ्रेम होगा इन्हीं फेवरेट टॉपिक्स में से फ्रेम होगा, उसको उससे लेना देना नहीं है कि पानी के मीटर लग गए, तो उसके ऊपर सवाल नहीं पूछेगा यूपीएससी कि पानी, घर में पानी के मीटर्स लग रहे हैं तो उसके ऊपर सवाल फ्रेम कर देते हैं। बात है सोलर एनर्जी को प्रमोट करने की, दिस इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो जो क्वेश्चन सेट किया गया होगा वो इसी क्षेत्र से संबंधित होगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस कैसे डेवलप हुआ? आपने जब पिछले 10 साल के पेपर को सॉल्व कर रखा है, तो जो क्वेश्चन फ्रेम करेगी यूपीएससी वो इसी अपने फेवरेट टॉपिक के ऊपर फ्रेम करेगी। तो ये सोलर एनर्जी के ऊपर ये क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ लगता है, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। समझ आ रही बात? यूपीएससी अपने फेवरेट टॉपिक्स के ऊपर सवाल पूछती है, तो फेवरेट टॉपिक्स में से कुछ चीजें हैं, अलग अलग करके मैं और जब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो बताता रहूंगा। उनमें से एक है सोलर एनर्जी, उसमें से एक है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें बेसिकली सोलर एनर्जी आता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। चलिए अब अगला सवाल पूछ रहा है कि ग्राम न्यायालय एक्ट, ठीक है, बनाया गया है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए।
एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। ओनली सिविल केसेस पूछ रहा है, ओनली शब्द यूज किया गया है, असर्टिव स्टेटमेंट है, ठीक है, असर्टिव है, इसका मतलब इसके गलत होने की संभावना ज्यादा है, इसके गलत होने की संभावना ज्यादा है। अगला है द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर। सोशल एक्टिविस्ट यानी कि यहां पर पार्टिसिपेशन, लोगों को साथ में लेकर पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है, लोगों को सरकार की स्कीम में जोड़ने की बात की जा रही है, लोगों के सहयोग से गवर्नमेंट अपना काम करने की कोशिश कर रही है, एक बॉटम अप अप्रोच है, पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटाइजेशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही होगा। गेटिंग इट? मैं जो है बी। समझ में आया इतनी बात? आगे चलें, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में पूछा गया है, टीपीपी। अब कह रहा है इट इज एन एग्रीमेंट अमॉन्ग ऑल द पैसिफिक रिम कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया। ऑल द पैसिफिक रिम कंट्रीज, पैसिफिक यानी कि अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम देखें तो ये मान लीजिए हो गया एशिया और ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। इसके अराउंड जितने भी देश आते हैं, ठीक है, सारे टीपीपी के मेंबर हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो ऐसा संभव है क्या कि अमंग ऑल द पैसिफिक रिम कंट्रीज? तो ये हो गया थोड़ा सा असर्टिव स्टेटमेंट है कि ऑल ऑफ दीज एंड एवरीथिंग, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ऑप्शन में तो वो गलत होते हैं। फिर दूसरा है इट इज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर द पर्पस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। ओनली शब्द है, यहां पर भी ये भी गलत होगा, ठीक है। ऑल अमॉन्ग, ऑल यहां पर शब्द है, यहां पर ओनली शब्द है, तो दोनों ही चीजें बहुत दावे के साथ कही जा रही हैं, बहुत ही असर्टिव सा स्टेटमेंट है, तो दोनों ही गलत होगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। आसान था। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी के इस साल के कुछ क्वेश्चंस अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द पर्पस या पर्पसेज ऑफ MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, MCLR जिसको RBI ने अनाउंस किया है। तो MCLR के माध्यम से इट विल इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी इन मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय बैंक्स फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस। तो इससे पारदर्शिता आएगी, बैंकों के कामकाज करने के तरीके में ट्रांसपेरेंसी आएगी, यानी कि एक अच्छी चीज है, एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, RBI का इनिशिएटिव है, यानी कि अच्छा इनिशिएटिव है, पॉजिटिव इनिशिएटिव है, यानी कि ये पहला पॉइंट सही होगा। दीज गाइडलाइंस, दूसरा पॉइंट देखते हैं, दीज गाइडलाइंस हेल्प टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू द बोरोवर्स एज वेल एज बैंक। बैंक और पैसा जो उधार लेता है उसके लिए भी अच्छा रहेगा और बैंकों के लिए भी अच्छा रहेगा, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं। और जब दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं तो मैंने बता रखा है कि अगर सरकारी कोई इनिशिएटिव है तो हमेशा उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर सवाल फ्रेम किया जाता है, यानी कि दोनों हो गए आपके सही, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। कुछ 2016 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल मैं सिनॉप्सिस IAS पे ले रहा हूँ। तो जिन लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना है एज एन ऑप्शनल, जो लोग चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आजकल आ रहे हैं, पिछले 2 साल से 2018 और 19 में आप देखिएगा टॉपर्स की लिस्ट, उसमें मैक्सिमम जो टॉपर्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही डिमांड में है और आप अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं तो काफ़ी फायदा होगा। और कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम हम सिनॉप्सिस IAS के प्लेटफॉर्म पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हमने शुरू किया है, तो जरूर देखिएगा, बहुत ही वैल्यू इन्हेंसिंग रहेगा। उसमें पार्शली फ्री है और पार्शली सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, ठीक है। तो वो आप एक बार जाके सिनॉप्सिस IAS की वेबसाइट है, ठीक है, जिसका नाम है सिनॉप्सिस IAS, ऐसे नहीं लिखना है, synopsis IAS.in।
तो यहाँ पर जाएंगे, वेबसाइट खोलेंगे सिनॉप्सिस आईएएस की, तो वहाँ पर आप ऑप्शनल वाली कैटेगरी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एनरोल कर सकते हैं। तो जरूर करिएगा, विल हैव अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। और बाकी तो ये प्रीलिम्स की सीरीज़ में थोड़ी बहुत जितने और चीज़ें बचती हैं वो मैं कंटिन्यू करूँगा। तो और बाकी जितनी भी मैंने चीज़ें प्रीलिम्स के लिए बोली हैं वो चीज़ों को करिए, फॉलो कीजिए और खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यू विल डेफिनेटली हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप कोचिंग्स के जो मॉक पेपर होते हैं, कोचिंग के मॉक पेपर पे ये चीज़ें काम नहीं भी कर सकती हैं, क्योंकि वो मॉक पेपर में ये इतना ध्यान लगाकर पेपर सेट नहीं किया जाता है। तो कोचिंग के मॉक पेपर्स में ये चीज़ें उतनी तरीके से 100% काम नहीं करेंगी, लेकिन यूपीएससी के पेपर में, यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में ये 100% काम करती हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है। ठीक है, चलिए अपने इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। बाकी के कुछ क्वेश्चन 2016 के सेकंड पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।